हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हम लोगों ने केमिस्ट्री के लिए पीवाईक्यूज बार शुरू कर दिया है, ठीक वैसे ही अब हम आपको बायोलॉजी का भी पीवाईक्यूज और पीवाईक्यूज बेस्ड क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए पीवाईक्यूज बार शुरू हो चुका है। अगर आप चाहते हैं कि फिजिक्स और मैथमेटिक्स के लिए भी हम ये सीरीज शुरू करें, तो जो भी वीडियोज आपको मिल रहा है उसको आप सही तरीके से देखिए, है ना। उस पर रिस्पॉन्स आप अच्छा दीजिए, उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो बहुत जल्द हम आपको फिजिक्स और मैथमेटिक्स का भी पीवाईक्यूज बार शुरू कर देंगे, है ना। बीसीईसी में फिजिक्स और मैथमेटिक्स से टफ क्वेश्चन पूछा जाता है ना। कंसेप्चुअल क्वेश्चन रहता है, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होता है। बायोलॉजी और केमिस्ट्री जो है थोड़ा सा इजियर लेवल का होता है ना। मैक्सिमम बेस्ड क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी बेस्ड होता है, लेकिन फिजिक्स और मैथमेटिक्स में आपको कंसेप्ट सीखना होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये भी शुरू हो, तो आपको हमारे वीडियो पर रिस्पॉन्स अच्छा देना होगा, तभी जो है हम लोग शुरू कर पाएंगे। खैर चलिए हम लोग बायोलॉजी के क्वेश्चंस को देखते हैं। और बायोलॉजी और केमिस्ट्री में मैक्सिमम क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड और इजियर टाइप का होता है। तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अमॉन्ग एनिमल विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्पीसीज रिच। पूरे जंतुओं में किसका प्रजाति जो है वो सबसे ज्यादा है। ऑप्शन देखिए, फिशेज, इंसेक्ट, मैमल्स या बर्ड। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा ना जी। इंसेक्ट का जो है संख्या सबसे ज्यादा है। ऐसा कहा जाता है कि 10 एनिमल में हम लोग भी क्या है जी, जानवर ही हैं। ऊंचे दर्जे का जानवर है, हमारे पास जो है दिमाग है, हम बोल सकते हैं, सोच सकते हैं, है ना। लेकिन हम लोग भी क्या है, एनिमल का ही पार्ट है। तो हमारे जैसे जितने भी एनिमल है, अगर आप टोटल देखिएगा तो 10 एनिमल को लीजिएगा तो उसमें से 7 जो है वो क्या है, इंसेक्ट है। इतना संख्या जो है वो इंसेक्ट का है ना। तो इंसेक्ट का जो संख्या है वो पूरे एनिमल में क्या है, सबसे ज्यादा है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, है ना। इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है सिस्टेमा नेचुराई इज ए बुक रिटन बाई। सिस्टेमा नेचुराई ये किताब है, इसको किस साइंटिस्ट ने लिखा था? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, कैरोलस लिनायस। कैरोलस लिनायस के संदर्भ में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था, है ना। बायनोमियल नोमेनक्लेचर जो है ये नेमिंग करने का सिस्टम है। जितने भी स्पीसीज आप देखते हैं उसको नाम करने का सिस्टम जो है वो कैरोलस लिनायस ने दिया था। किस सिस्टम के थ्रू? बायनोमियल नोमेनक्लेचर के थ्रू, है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ कॉकरोच। कॉकरोच का उत्सर्जी अंग कौन सा है? कॉकरोच किस अंग से एक्सक्रीशन करता है? तो देखिए कॉकरोच जो है ये ऑर्थ्रोपोड का मेंबर है ना। ऑर्थ्रोपोड फाइलम का मेंबर है। और ऑर्थ्रोपोड का जो मेंबर होता है वो एक्सक्रीशन किस ऑर्गन के थ्रू करते हैं? तो मालपिजियन ट्यूबल्स के थ्रू। करेक्ट ऑप्शन आपका एक दिख रहा है, डी हो जाएगा ना। इवन जब आप एनसीईआरटी में कॉकरोच को पढ़िएगा तो कॉकरोच के पास कुछ और ऑर्गन होता है जो कि एक्सक्रीशन में मदद करता है, जैसे फैट बॉडीज, है ना, नेफ्रोसाइट, निक्रोज ग्लैंड। ये सब कुछ ऑर्गन है जो कि एक्सक्रीशन में मदद करते हैं मालपिजियन ट्यूबल्स के साथ साथ। तो ये भी आपको ध्यान रखना है ना। एनसीईआरटी का रिवाइज करते रहना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना है, फिर आपका काम जो है वो आसानी से हो जाएगा ना। 40 दिन बहुत होता है। आप जो भी पढ़े हैं उसको आसानी से जो है उसका रिवाइज और उसका यूटिलाइज आप कर सकते हैं इस 40 दिन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोवेस्ट टेक्सोनॉमी कैटेगरी, सबसे छोटा टेक्सोनॉमी कैटेगरी कौन सा है? 7 टेक्सोनॉमी कैटेगरी होता है ना, आपको याद होना चाहिए। याद करने का ट्रिक भी होता है, किंग, प्ले, चेस, ऑन, फाइन, ग्लास, सीट। इस टाइप से आप याद रख सकते हैं ना। सबसे बड़ा कैटेगरी कौन है जी? किंगडम, फिर फाइलम है। फाइलम एनिमल के केस में यूज किया जाता है और प्लांट के लिए नाम क्या हो जाता है? डिवीजन, है ना। उसके बाद क्लास, उसके बाद आता है ऑर्डर, फिर आता है फैमिली, है ना, फिर आता है जीनस और उसके बाद आता है स्पीसीज। तो हमसे क्या पूछ रहा है? लोवेस्ट टेक्सोनॉमी कैटेगरी। तो लोवेस्ट में क्या आ रहा है? स्पीसीज। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। वहीं हाईएस्ट पूछता तो हो जाता किंगडम, है ना। इसको आपको याद भी रखना है। अरेंज करने के लिए भी आपसे पूछ लेता है ना, पूछता है कि असेंडिंग ऑर्डर में टेक्सोनॉमी कैटेगरी को अरेंज कीजिए। तो आपको ये ऑर्डर पता होगा तभी आप अरेंज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्लड, ब्लड किस टाइप का टिश्यू है? तो ब्लड जो है एक स्पेशल टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, है ना। ब्लड हो गया, बोन हो गया, कार्टिलेज हो गया, ये सब क्या है जी? स्पेशल टाइप का एक कनेक्टिव टिश्यू है, संयोजी ऊतक है ना। तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल जो कि सेल मेम्ब्रेन के लिए
किसके द्वारा प्रपोज किया गया था, मतलब किसने दिया था? तो फ्लूइड मोजेइक मॉडल को जो है सिंगर और निकोलसन नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर आपसे पूछेगा कब दिया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है ना, 1972 में दिया था। एनसीईआरटी बायोलॉजी का डाटा है, तो आपको ईयर के साथ साथ साइंटिस्ट का नाम भी याद रखना है ना। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, ये सब क्वेश्चन इस आया हुआ है ना, तो ऐसा ही क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछा जाएगा बायोलॉजी से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है कि बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड का बिल्डिंग ब्लॉक मतलब किससे न्यूक्लिक एसिड बना हुआ है? न्यूक्लिक एसिड क्या होता है जी? आरएनए या डीएनए, यही न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड किससे बनता है? पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड से। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा ना, न्यूक्लियोसाइड से नहीं बनता है। न्यूक्लियोसाइड कब बनता है? देखिए, जब बेस में आप शुगर मिलाइएगा, नाइट्रोजन बेस में जब आप शुगर मिलाइएगा तो बनेगा न्यूक्लियोसाइड, और न्यूक्लियोसाइड में जब आप फॉस्फेट को जोड़ दीजिएगा तब आपको मिलेगा क्या? न्यूक्लियोटाइड। और बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड जो है मिलके क्या बनाता है? न्यूक्लिक एसिड, डीएनए या फिर आरएनए बनाता है ना। तो न्यूक्लिक एसिड का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो न्यूक्लियोटाइड है। बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, न्यूक्लियोसाइड जल्दबाजी में टिक कर देते हैं और उनका हो जाता है गलत। तो इसको आपको ध्यान रखना है ना, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड ये सब नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है कि द सेल ऑर्गेनेल कोल्ड पावर हाउस, किस सेल ऑर्गेनेल को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं? बहुत आसान क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है ना, फेमस क्वेश्चन है और सबको पता होगा। करेक्ट ऑप्शन ए, माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। चूंकि ये एनर्जी को एटीपी के फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है, जब हमारे शरीर को एनर्जी का जरूरत होता है तो एटीपी को ब्रेक डाउन करके ये हमारे शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीलिया एंड फ्लाजिला आर कंपोज्ड ऑफ। सीलिया एंड फ्लाजिला क्या है जी? ये सेल मेम्ब्रेन का जो है आउटग्रोथ है। सीलिया एंड फ्लाजिला जो होता है ये किससे मिलकर बना होता है? माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोटूबुल, माइक्रोफाइब्रिल या फिर माइक्रोविलाई। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। सीलिया एंड फ्लाजिला जो होता है वो माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बना होता है ना। 9+2 अरेंजमेंट माइक्रोटूबुल का आप देखते हैं एनसीईआरटी में पढ़िएगा सेल, तो वहां पर दिया हुआ है कि कैसा अरेंजमेंट होता है, 9+2 अरेंजमेंट होता है। तो सीलिया एंड फ्लाजिला माइक्रोटूबुल से मिलकर बनते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मियोसिस इज आल्सो नोन एज, मियोसिस को एक और नाम क्या है उसका? मियोसिस को और क्या कह सकते हैं? इक्वेशनल डिवीजन नहीं, इक्वेशनल डिवीजन जो होता है माइटोसिस को कहते हैं। मियोसिस को हम लोग क्या बोलते हैं? रिडक्शन डिवीजन। करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना। मियोसिस को रिडक्शन डिवीजन इसलिए करते हैं चूंकि जब सेल में मियोसिस होता है तो ये डिप्लॉयड से किस में कन्वर्ट करता है? हैप्लॉयड में। मतलब जो क्रोमोजोम का नंबर होता है वो हाफ हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? रिडक्शन डिवीजन। जबकि माइटोसिस में क्या होता है? पहले अगर डिप्लॉयड है तो बाद में भी माइटोसिस होने के बाद क्या रहेगा? डिप्लॉयड ही रहेगा। जनरली माइटोसिस जो होता है ये किस सेल में होता है? सोमैटिक सेल में होता है। और मियोसिस जो होता है ये किस सेल में होता है? जर्म सेल में होता है ना। मियोसिस होके ही आप स्पर्म और ओवम का फॉर्मेशन होता है ना, जो कि जर्म सेल होता है। तो माइटोसिस सोमैटिक सेल, मियोसिस जर्म सेल। खैर हमसे पूछ रहा था कि मियोसिस का एक और नाम क्या है? रिडक्शन डिवीजन। माइटोसिस का एक और नाम पूछता तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाता है, इक्वेशनल डिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व का शेप कैसा होता है जी? इस टाइप से होता है ना। आप रेस्पिरेशन में पढ़े होंगे एक ग्राफ इस टाइप से। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो होता है इसका शेप क्या है? सिग्मोइड। अब ये कभी कभी कर्व क्या होता है कि लेफ्ट साइड भी शिफ्ट हो जाता है और कभी कभी राइट साइड भी शिफ्ट हो जाता है। इस टाइप का भी क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। तो अगर ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व लेफ्ट साइड शिफ्ट हो रहा है तो ऑक्सीजन का जो है हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग जो होता है वो बढ़ जाता है। कब? जब लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा। और वहीं जब राइट साइड, ये ग्राफ जो है ये आपका राइट साइड शिफ्ट होगा तो ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ जो बाइंडिंग होता है वो घट जाता है। कब? जब राइट साइड शिफ्ट होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो है लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा तो ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग घटेगा या बढ़ेगा कि कुछ नहीं होगा। तो अगर लेफ्ट साइड शिफ्ट कर रहा है तो बाइंडिंग बढ़ता है, राइट साइड शिफ्ट कर रहा है तो बाइंडिंग घटता है ना। ये राइट है और ये लेफ्ट है। यार हमसे शेप पूछ रहा था तो शेप होता है सिग्मॉइड।
अगला क्वेश्चन है कि फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बींग, ह्यूमन बींग में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ होता है? तो फर्टिलाइजेशन जो होता है ये फैलोपियन ट्यूब में होता है ना। मेल और फीमेल गेमेट का जो फ्यूजन होता है उसी को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब का जो होता है वो 3 पार्ट होता है, इस्थमस, एम्पुला और इनफंडिबुलम। तो कभी कभी ये भी पूछता है कि बताइए फैलोपियन ट्यूब के किस पार्ट में, किस जगह पे जो है फर्टिलाइजेशन या फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गेमेट का? तो एम्पुलरी रीजन में। सिंपल अगर आपसे पूछे कि फर्टिलाइजेशन ह्यूमन बींग में कहाँ होता है तो फैलोपियन ट्यूब में, है ना। यूट्रस में नहीं होता है, वेजाइना में नहीं होता है, ओवरी में नहीं होता है, कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में। और फैलोपियन ट्यूब के किस पार्ट में होता है? तो एम्पुला में, है ना। फैलोपियन ट्यूब एक लंबा ट्यूब है 10 से 12 सेंटीमीटर का, तो उसका 3 पार्ट होता है, तो उसको तीनों पार्ट में से कहाँ यूज होता है, फर्टिलाइजेशन होता है? एम्पुलरी रीजन में। इसको भी आपको ध्यान रखना है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि कास्ट्रेशन, कास्ट्रेशन इज द रिमूवल ऑफ, कास्ट्रेशन किसको बोलते हैं? कास्ट्रेशन का मतलब होता है टेस्टिस, टेस्टिस का रिमूवल होना, है ना। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। जैसे आप देखते हैं गोट, जो बकरा होता है ना, उसको इनफर्टाइल बनाने के लिए उसका जो टेस्टिस होता है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। या फिर जो आप डॉग देखे हैं, डॉग को जो है इनफर्टाइल बनाने के लिए उसका जो टेस्टिस होता है जो कि स्पर्म बनाता है ना, टेस्टिस से स्पर्म बनाता है, तो उस टेस्टिस को कास्ट्रेशन के थ्रू जो होता है वो बाहर निकाल दिया जाता है। अब जो है, अब वो फर्टाइल नहीं रहा, है ना, मतलब अब वो बच्चा पैदा नहीं कर सकता है। तो जनरली कास्ट्रेशन जो होता है ये जानवरों में किया जाता है ना, उसको इनफर्टाइल बनाने के लिए। तो कास्ट्रेशन का मतलब होता है टेस्टिस का रिमूवल होना। जबकि ये भास्ट डिफरेंस आपको पता होगा, इसको रिमूव और टाइट किया जाता है, इसको हम लोग वैसेक्टोमी बोलते हैं ना। मेल में जो है वास्ट डिफरेंस के थ्रू जो होता है स्पर्म का जो पाथवे होता है उसको हम लोग रोका जाता है, सर्जिकल रिमूवल किया जाता है। जबकि फीमेल में क्या होता है, ट्यूबेक्टोमी, फैलोपियन ट्यूब को जो होता है टाइट, कट एंड टाइट करके उसको बांध दिया जाता है। मतलब फर्दर जो है कंसीव करने से या फर्दर जो है प्रेगनेंसी से बचाने के लिए जो सर्जिकल मेथड होता है मेल में, जिसको हम लोग बोलते हैं नपुंसकता, सॉरी मेल में आप बोल सकते हैं, उसको क्या बोला जाता है जी, है ना। तो उसको हम लोग नसबंदी के नाम से जानते हैं ना मेल में। उसमें क्या किया जाता है, उसमें हम लोग भास्ट डिफरेंस को कट एंड टाइट कर देते हैं। वहीं फीमेल में जो है वो फैलोपियन ट्यूब को कट एंड टाइट किया जाता है। खैर ये हम लोग रिप्रोडक्शन में पढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि यूरिया इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अमोनिया, अमोनिया से जो यूरिया प्रोड्यूस होता है वो कहाँ होता है? तो ये लीवर में होता है। करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा ना, यूरिया इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अमोनिया इन, अमोनिया से जो यूरिया प्रोड्यूस होता है वो कहाँ होता है, किस ऑर्गन में होता है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, लीवर ना, यकृत में। अगला क्वेश्चन है कि ड्यूरेशन ऑफ ल्यूटियल फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल का 4 फेज होता है। पहला तो मेंस्ट्रुअल फेज, है ना, जो कि 1 से 3 से 5 दिन का होता है। टोटल मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है 28 दिन का होता है। तो उसको जो है हम लोग 4 फेज में बांटते हैं। मेंस्ट्रुअल फेज जो है ये ऑलमोस्ट 5 दिन तक चलता है। उसके बाद आपको फॉलिकुलर फेज आता है ना, फॉलिकुलर फेज या इसी को हम लोग प्रोलिफेरेटिव फेज के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद ओवुलेटरी फेज आता है और लास्ट में जो होता है ल्यूटियल या सिक्रेटरी फेज आता है। तो फॉलिकुलर फेज जो होता है ये 6 से 13 दिन तक होता है, 6 से 13 दिन के बीच में होता है ना। ओवुलेटरी फेज जो होता है वो 14वां दिन होता है। वहीं ल्यूटियल और सेक्रेटरी फेज जो होता है ये 15वां दिन से लेके 28वां दिन तक होता है। तो टोटल 28 दिन का साइकिल होता है। तो उसको हम लोग 4 भाग में बांटते हैं। तो हमसे पूछ रहा है कि ल्यूटियल और सेक्रेटरी फेज जो होता है वो कौन कौन सा दिन का होता है? तो ल्यूटियल एंड सेक्रेटरी फेज जो होता है ये लास्ट दिन होता है। ये ओवुलेशन होने के बाद से जो है ये फेज शुरू हो जाता है। तो 15वां से 28वां दिन तक जो होता है ये चलता है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा ना। सबसे लॉन्गेस्ट फेज जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल का वो ल्यूटियल एंड सेक्रेटरी फेज ही होता है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि विच वन इज नॉट ए बोन ऑफ फोर लिम्ब,
फोरलिंग कहने का मतलब क्या है? हाथ। हाथ का इनमें से बोल रहा है कि कौन सा हड्डी नहीं है। हुमेरस। हुमेरस हाथ का हड्डी है ना, ये जो आप हड्डी देखते हैं इसको क्या बोलते हैं? हुमेरस। दूसरा देखो फीमर। फीमर जो है जांघ का हड्डी है ना, ये पैर का हड्डी है, फोरलिम का नहीं, ये हाइंड लिम का हड्डी है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बाकी आप रेडियो अल्ना मतलब रेडियस अल्ना आप देख रहे हैं, कार्पेल जो देख रहे हैं हाथ में होता है, ये सब जो है हमारे हाथ का मतलब फोरलिम का जो है हड्डी है, जबकि फीमर जो है वो हाइंड लिम पैर का हड्डी है। तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाइटल कैपेसिटी है ना, इस टाइप का क्वेश्चन जो है बहुत सारा पूछा जाता है। वाइटल कैपेसिटी किसको बोलते हैं? तो सिंपल वाइटल कैपेसिटी को आप याद रख सकते हैं प्राणायाम से, है ना। जो प्राणायाम में हम लोग क्या करते हैं, जोर से सांस को अंदर लेते हैं और जोर से सांस को हम लोग बाहर निकालते हैं। इसी सिस्टम को आप बोल सकते हैं वाइटल कैपेसिटी। तो वाइटल कैपेसिटी किससे मिलकर बनता है? टाइडल वॉल्यूम प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी, है ना। टाइडल वॉल्यूम प्राणायाम को आप सिंपल याद रख सकते हैं। उसमें क्या किया जाता है, देखो टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, आप नॉर्मल कितना सांस लेते हैं, और आईआरवी क्या होता है कि जोर से आप सांस जब ले रहे हैं तो वो कितना ले रहे हैं, वो आईआरवी होता है। और ईआरवी क्या होता है, कितना सांस जो है आप फोर्सफुली एक्सक्रीशन कर रहे हैं तो छोड़ रहे हैं, उसको बोलते हैं हम लोग ईआरवी। तो इन तीनों को मिला के जो है वाइटल कैपेसिटी बनता है ना। जैसे मैंने जोर से सांस को छोड़ा, उसके बाद मैंने जोर से सांस लिया, ये जो मैंने जोर से सांस लिया इसी को हम लोग बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी, है ना। देखो नॉर्मली अगर मैं जोर से सांस ले रहा हूं, अभी नॉर्मल हूं, इसको वाइटल कैपेसिटी नहीं कहेंगे। जोर से सांस छोड़ने के बाद फिर जोर से अगर सांस ले रहे हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी, है ना। वाइटल कैपेसिटी किससे बना? टाइडल वॉल्यूम, आईआरवी और ईआरवी। तो सिर्फ टाइडल वॉल्यूम और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम नहीं होगा, टाइडल वॉल्यूम एक्सपिरेटरी ये भी नहीं होगा, इंस्पिरेटरी एक्सपिरेटरी ये भी नहीं होगा, टाइडल वॉल्यूम इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आईआरवी और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। करेक्ट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा ना। वैल्यू भी आपको याद रखना है, टाइडल वॉल्यूम जो होता है नॉर्मली 500 ml का होता है, आईआरवी जो होता है ये 2500 से 3000 ml तक होता है, और ईआरवी जो होता है ये 1000 से 1100 ml तक होता है। तो आप तीनों को जोड़कर वाइटल कैपेसिटी का रेंज भी निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, डीएनए का रेप्लिकेशन कैसा होता है? कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव, डिस्पर्सिव या फिर कुछ नहीं? तो डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है ना। सेमी कंजर्वेटिव कहने का मतलब है कि उसका एक स्ट्रैंड जो होता है वो फिक्स होता है, और दूसरा स्ट्रैंड जो होता है उस पे नया, दूसरा स्ट्रैंड पे जो है नया मतलब डीएनए का जो है फॉर्मेशन होता है, नया स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होता है। सेमी कंजर्वेटिव कहने का मतलब है कि एक स्ट्रैंड जो है, देखिए डीएनए जो है डबल स्ट्रैंडर्ड होता है, मतलब दो स्ट्रैंड होता है। तो एक स्ट्रैंड जो होता है वो फिक्स होता है, जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो एक स्ट्रैंड फिक्स होता है, और दूसरा स्ट्रैंड पे जो होता है वो, और दूसरा जो है जो स्ट्रैंड बनता है वो नया बनता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव। इसको किसने दिया था ये भी आपको ध्यान रखना है ना, मिशेल्सन एंड स्टॉल ने 1953 में। फादर ऑफ जेनेटिक्स, जेनेटिक्स का पिता किसको बोलते हैं जी? ग्रेगर जॉर्ज मेंडल को। करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना। ग्रेगर जॉर्ज मेंडल के बारे में और भी बहुत सारा चीज पूछता है कि इन्होंने कौन सा नियम दिया था, है ना, किस प्लांट पर इन्होंने डिस्कवरी किया था, अपना रिसर्च किया था। पाइसम सटाइवम ना, गार्डन पी पे कितना साल तक इन्होंने खोज किया, तो 7 साल तक, 1856 से लेकर 1863 तक। तो ये सारा चीज जो है आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन जो है देखो, ये जेनेटिक्स से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि इफ अ नॉर्मल मैन मैरिज ए कैरियर वुमेन ऑफ कलर ब्लाइंडनेस, एक नॉर्मल आदमी है, नॉर्मल आदमी का जीन कैसा होता है जी? एक्स वाई, है ना जी। फीमेल कैसे बनती है? एक्स एक्स से, और मेल कैसे फॉर्मेशन होता है? एक्स और वाई के मिलने से। तो बोल रहा है कि एक नॉर्मल मैन जो है वो शादी कर रहा है किससे? कैरियर वुमेन से ऑफ कलर ब्लाइंडनेस, द कंडीशन ऑफ देयर सन। तो उसके बच्चे, तो जो उसका बेटा होगा उसका कंडीशन क्या होगा? क्या वो नॉर्मल होगा, कलर ब्लाइंड होगा, कैरियर होगा, या 50% नॉर्मल होगा, या 50% कलर ब्लाइंड होगा? तो कलर ब्लाइंड या फिर हीमोफोलिया जो होता है ये सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है। क्या है? सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है ना, एक्स लिंक्ड आप इसको बोल सकते हैं। तो इसका हम लोग क्रॉस कराते हैं,
मेल जो है नॉर्मल है, नॉर्मल मेल को आप इस तरीके से लिख सकते हैं। और कैरियर फीमेल, कैरियर फीमेल कहने का मतलब क्या है, देखो एक पर जो है उसके एक एक्स पर जो है वो हीमोफोलिया मतलब कलर ब्लाइंडनेस करने का जो है वो जीन है, जबकि दूसरा एक्स पर जो है वो उसका नॉर्मल है। जब दोनों एक्स पर कलर ब्लाइंडनेस का जीन आ गया तो इसको हम लोग बोलते हैं कि वो डिजीज है, कि वो महिला क्या हो गई, कलर ब्लाइंड हो गई। लेकिन कैरियर कहने का मतलब है कि उसके पास कलर ब्लाइंडनेस फैलाने के लिए जीन है, लेकिन वो खुद कलर ब्लाइंड नहीं है ना। तो उसके हम लोग जीन को कैसे लिखेंगे, एक्स सी एक्स, इस टाइप से, है ना। अब इसका क्रॉस करा दो, यहां से आपको एक्स वाई निकलेगा और यहां से क्या निकलेगा, एक्स सी और एक्स। एक बार इससे क्रॉस कराओ, एक बार इससे क्रॉस कराओ, फिर एक बार इसको इससे और एक बार इसको इसको, तो क्या बनेगा, एक्स एक्स सी, है ना। इसका इसके साथ कराए तो क्या बना, एक बार एक्स, इस एक्स को उठा के इन दोनों से क्रॉस कराओ, एक्स एक्स सी और दूसरा एक्स एक्स बना। अब फिर जो है इस वाई को इन दोनों से क्रॉस कराओ, एक्स सी वाई और दूसरा क्या बना, एक्स वाई, हो गया। यही चार जो है इसका बच्चा हो रहा है इन दोनों का। अब बोल रहा है कि इन चारों बच्चों में जो इनका बेटा होगा वो कैसा होगा। देखो ये दोनों तो बेटी है, इसके पास एक्स है, ये भी इसके पास क्या है जी, एक्स जीन है, तो ये दोनों तो गर्ल है, इसके बारे में हमसे पूछ ही नहीं रहा है तो इनको छोड़ दो। इसके पास एक्स वाई है, इसके पास भी एक्स वाई है, मतलब ये दोनों क्या है, बेटा है। तो पहला वाला जो आप देख रहे हैं इसके एक्स क्रोमोजोम जो है वो इफेक्टिव है, जबकि इसका एक्स क्रोमोजोम जो है वो इफेक्टिव नहीं है। मतलब एक बेटा जो है इसका डिजीज होगा, मतलब उसको कलर ब्लाइंडनेस होगा, जबकि दूसरे बेटे को कलर ब्लाइंडनेस नहीं होगा। तो क्या हो रहा है, दो बेटा में एक बेटा कलर ब्लाइंड है, एक बेटा कलर ब्लाइंड नहीं हो रहा है, मतलब 50% को कलर ब्लाइंड होगा, 50% को कलर ब्लाइंड नहीं होगा। कब, जब जब शादी किया जाएगा एक नॉर्मल मैन का एक कैरियर फीमेल के साथ, है ना। करेक्ट ऑप्शन देखो क्या हो जाएगा, ऑल कलर ब्लाइंड, क्या उसका सारा बेटा कलर ब्लाइंड होगा, नहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है। सारा नॉर्मल होगा, नहीं। सारा कैरियर होगा, नहीं। करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। 50% नॉर्मल, ये नॉर्मल है, और 50% कलर ब्लाइंड, ये कलर ब्लाइंड है ना। तो इस टाइप से हम लोग क्रोमोजोम के क्वेश्चंस को जो है इस टाइप से बनाते हैं। तो ये रहा आपका टोटल जो है बायोलॉजी का क्वेश्चन। चूंकि बायोलॉजी का क्वेश्चन आसान होता है और इसको आप आसानी से अगर आपको पता है तो उसको आप बना सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, और अगर मैंने कहा रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो आपके लिए फिजिक्स और मैथमेटिक्स का भी वाईक्यूज क्वेश्चन कंसेप्ट के साथ, ना कि सिर्फ क्वेश्चन बल्कि हम आपको प्रॉपर कंसेप्ट भी बताएंगे उसके पीछे का, वो भी हम बहुत जल्द शुरू कर देंगे। मिलते हैं एक नए लेक्चर में, नए वीडियो में। डेट्स ऑल, थैंक यू सो मच।